are good and safe at your home. Today we will start the next topic of chapter number 3, 12th class chemistry. Today's the content is properties of borax and borax bead test. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। तो बोरेक्स क्या है? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, और ये कोल्ड वाटर में स्पैरिंगली सॉलेबल होता है। स्पैरिंगली सॉलेबल यानी कि थोड़ा थोड़ा सा हल हो जाता है। तो यहाँ पे जो डायग्राम आपको शो हो रही है ये है बोरेक्स की। ये देखिए वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है जो कि कोल्ड वाटर के अंदर थोड़ा सॉलेबल होता है, लेकिन हॉट वाटर के अंदर इसकी सॉलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं सॉलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप 100 ग्राम वाटर लेते हैं, 100 ग्राम वाटर में 3 ग्राम जो है वो डेकाहाइड्रेट के डिजोल्व होंगे सिर्फ। Na2B4O7.10H2O को हम डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। तो देखें कि 100 ग्राम वाटर में सिर्फ 3 ग्राम डिजोल्व होंगे जब आपके पास टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। लेकिन जब आप टेम्परेचर 99.3 कर देंगे, टेम्परेचर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तो सॉलिबिलिटी जो है वो 99.3 ग्राम्स जो है वो हो जाएंगे, यानी कि 100 के अंदर 99.3 ग्राम्स डेकाहाइड्रेट के सॉलेबल होंगे। अगर हम जो है इसी सैचुरेटेड सोल्यूशन का टेम्परेचर कम करते हैं, 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आते हैं, तो फिर क्या होता है, इसकी क्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमने प्रैक्टिकल भी ये परफॉर्म करवाया था कि जब आप किसी भी सैचुरेटेड सोल्यूशन को कूल करते हैं तो उससे क्या होगा, क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाती हैं और वो क्रिस्टल्स नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस केस में भी जब आप 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको लो करेंगे टेम्परेचर को, पहले देखें ना आप 100 पे थे, अब 62 पर लेके आएंगे तो क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगी। तो पेंटाहाइड्रेट मीन 5 जो है वाटर मॉलिक्यूल लगे होंगे, उसकी ऑक्टाहीड्रल, ऑक्टा मीन 8 कोनों वाली जो है वो क्रिस्टल बन जाएगी, किसकी? पेंटाहाइड्रेटेड कंपाउंड की। लेकिन आप 62 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर देते हैं टेम्परेचर तो फिर जो है हमारे पास डेकाहाइड्रेट फॉर्म होगा। और इसकी जो है वो अगर सोल्यूशन को देखा जाए तो स्लाइटली अल्कलाइन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है हाइड्रोलिसिस करने पे। अब देखिए Na2B4O7 प्लस 7H2O, यानी कि जब आप Na2B4O7 को जो वाटर के अंदर सोलेबल करते हैं तो सोलेबल करने के बाद हमारे पास क्या बनती है? अल्कली, जिसे हम बेस बोलते हैं, NaOH और H3BO3 वीक एसिड बनता है। अब इस अगर हम जो है वो हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करना चाहते हैं कि हमारा जो है बोरेक्स वो उसके अंदर हाइड्रोलाइज ना हो, तो हम क्या करें, उसके अंदर थोड़ी सी ग्लाइसरीन ऐड कर दें। अब ग्लाइसरीन के बारे में तो आपको पता होगा, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अक्सर गला ख़राब हो जाए या लिप्स वगैरह स्किन के लिए ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट होती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। ग्लाइसरोल के आपके बारे में आपने सुना ही होगा। ग्लाइसरोल क्या होता है? ग्लाइसरोल एक 3 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल होता है। एडजेसेंट कार्बन के ऊपर 3 कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है, वो हमारे पास ग्लाइसरोल होता है। और अगर हम ग्लाइसरोल को डिल्यूट कर देते हैं, यानी कि अगर थोड़ा सा उसके अंदर वाटर एडिड है तो वो ग्लाइसरीन कहलाएगा। यानी कि 95% प्योर जो है, 95% ग्लाइसरोल को हम ग्लाइसरीन कहते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे प्योर चीज़ चाहिए हो तो ग्लाइसरोल लेना चाहिए, अगर हमें इम्प्योर से भी गुजारा हो जाएगा तो ग्लाइसरीन यूज़ की जा सकती है। इसके बाद आता है, हम जब बोरेक्स को हीट करते हैं, जब हम हीट करेंगे तो वो वाटर को लूज करेगा। जब वो वाटर को लूज करेगा तो वो स्वेल हो जाएगा और वाइट कलर का पोरस सा जो है वो स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी कि हल्के हल्के से उसके अंदर पोर बन जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे से जब हम किसी भी चीज़ को वो करते हैं, अक्सर जो चावल की आटे की रोटी भी लोग बनाते हैं, तो जब आप उसको हीट करते हैं तो छोटे छोटे पोर्स रह जाते हैं, तो इसके अंदर भी थोड़े से पोर्स रह जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको दोबारा हीट करते हैं तो बिल्कुल ये क्लियर बन जाता, ट्रांसपेरेंट हो जाता है और बीड सा बन जाएगा। अगर आप बीडिड रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसका बीड बन जाएगा। फिर अगर हम उसके अंदर कोई भी कलर्ड आपके पास मेटालिक ऑक्साइड है, उसके अंदर आप उसको रख देते हैं, डिप कर देते हैं मेटल के अंदर, तो वो उस बीड का कलर वही हो जाएगा। अब वो बीड का कलर हमें इंडिकेट करता है कि आया आपके पास कौन सी मेटल जो है वो प्रेजेंट थी। तो ये हमारे पास रिएक्शन जो है, इसको हम केमिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs भी यहाँ से आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इंटरव्यू में भी इवन पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है। तो Na2B4O7.10H2O को जब हम हीट करते हैं तो Na2B4O7
और B2O3 जो है हमारे पास बनता है, और ये ग्लासी सा बीड होगा, उसको हम यूज़ करेंगे डिफरेंट मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए। मैं अभी आपको नेक्स्ट जो है वो ये रिएक्शन करवाती हूँ और एक्सप्लेन भी करूँगी बोरेक्स बीड टेस्ट होता क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है, अगर हम एक्वस सोल्यूशन लेते हैं बोरेक्स का और उसे हम HCl के साथ और H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, क्योंकि ये बेस के तौर पर एक्ट करता है, हमने पहले भी देखा कि जब हम वाटर से डिसॉल्व करते हैं तो ये बेस बनाता है, तो एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो हमारे पास सॉल्ट बन जाता है। तो Na2B4O7 HCl H2O NaCl H3BO3 से हम बोरिक एसिड कहते हैं, और सेम नीचे भी Na2SO4 और H3BO3 बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है, जब हम बोरेक्स को हीट करते हैं अमोनिकल क्लोराइड सोल्यूशन के साथ, तो NH4Cl जो है वो एक बेस है। अब हमारे पास क्या होगा कि Na जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, NaCl बन जाएगा, साथ में Bn बन जाएगा, B2O3 और H2O रिलीज हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको बोरेक्स को खाली डिसॉल्व कर देते हैं और वो आयनाइज किस तरह से होता है, तो हमारे पास दो तरह के आयंस बनेंगे, एक बनेंगे सोडियम आयन और दूसरी तरफ बनेंगे B4O7 2 नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। अगर हम B4O7 2 नेगेटिव का दोबारा वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो H3BO3 2OH नेगेटिव बन जाता है। NaOH देखें यहाँ पे बन जाएगा Na और OH, और NaOH हमारे पास क्या है, बेस है, और H3BO3 एक वीक एसिड है। तो हमने ये पहले भी देखा था रिएक्शन के, अगर हम इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो ये बेस बनाता है, इसलिए हम इसको अल्कलाइन सोल्यूशन भी कहते हैं। अल्कलाइन नेचर जो है वो इसकी होती है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपने अच्छे से सुनना है और तैयार भी करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, इसकी केमिस्ट्री भी पूछी जाती है, बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है, तो यहाँ इस चैप्टर में से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आ जाए। तो बोरेक्स बीड टेस्ट होता क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक प्लाटिनम की वायर ले लेनी है। ठीक है, प्लाटिनम बड़ी जो है वो इसकी ब्रिक सी वायर ले लेनी है और उसका एक लूप बना लेना है। अदरवाइज तो हमें बाज़ार से भी इसी तरह से मिल जाता है, लैब्स के अंदर भी ये अवेलेबल होता है। अगर ना हो तो आपने क्या करना है, प्लाटिनम की वायर लेनी है, और जिस तरह से आपने देखा होगा ना बुलबुले बनाते हैं आप, तो बुलबुले का जो स्ट्रैंड सा होता है, जैसे आप बुलबुले बनाते हैं लूप सा बना हुआ होता है, तो उसी तरह इसका भी लूप बना लेना है, और पीछे आपने हैंडल लगा लेना है कोई भी, क्योंकि जब आप लैब में काम कर रहे होते हैं अक्सर आपको कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो आपने क्या करना है, प्लैटिनम की वायर लेके, मार्कर जो है ना वो ख़राब हो गई है उसके अंदर वजह लूप वो फिट कर लेना, क्योंकि हम इस तरह काम करते रहे थे, लैब वर्क होता था तो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो इस तरह से भी काम किया जा सकता है। तो जब भी आप भी परफॉर्म करें तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। आपने क्या करना है, पहले लेना है प्लैटिनम की वायर लेनी है, उसका एक लूप बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए कि बोरेक्स बीड टेस्ट जो है प्लैटिनम की ये वायर है, उसके आगे हमने ये लूप बना लिया है। लूप इस तरह का स्प्रिंग वाला नहीं बनाना, बस इंडिकेट करने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया है। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसको हीट करना है। ये देखें, ये दो पार्ट यहाँ पे शो किए हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के और रिड्यूसिंग फ्लेम के। जो ब्लू कलर की फ्लेम होती है वो रिड्यूसिंग फ्लेम कहलाती है, और जो ऑरेंज कलर की फ्लेम होती है वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहलाती है। अब हमने क्या करना है, इस प्लैटिनम लूप को हीट कर लेना है, अच्छे से रेड हॉट कर लेना है। रेड हॉट करने का मतलब है इसको अच्छी तरह गर्म करके ना रेड कर लेना है। रेड करने के बाद हमने प्लैटिनम लूप को सॉल्ट के अंदर डिप करना है, यानी बोरेक्स के अंदर डिप करना है। सबसे पहले बोरेक्स के अंदर जब हम डिप करेंगे और उसके बाद अगेन हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पे वो बोरेक्स जो है वो स्वेल करेगा, अपना वाटर लूज करेगा। जब वो वाटर लूज करेगा पोरस सा सब्सटेंस बनेगा, अगेन हीट करेंगे तो यहाँ पे ग्लासी सा बीड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई कि पहले ग्लासी बीड बना लेंगे। ग्लासी बीड बनाने के बाद आपने कोई भी ले लेना है सॉल्ट, यानी कि जो भी आपको गिवन है वो आपसे पूछ रहे हैं कि आया आपका हमने जो सॉल्ट दिया है बताएं इसके अंदर कॉपर पे है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, क्या चीज़ प्रेजेंट है। तो हमने क्या करना है, वो जो यहाँ पे बीड बना हुआ था उसको हमने अब टेस्टिंग सॉल्ट के अंदर जो है वो डाल देना। ये हमारा टेस्टिंग सॉल्ट है, उसके अंदर हम डाल देंगे। अब हम उसको दोबारा से हीट करेंगे। पहले हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे करेंगे, फिर रिड्यूसिंग पे करेंगे, और इसकी हम वैल्यूज़ लेंगे। अब मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये देखिए ये फ्लेम है, ये पूरा वो उसका बंसन बर्नर है और उसकी लेबलिंग दिखाई हुई है। और ये जो ऑरेंज पोर्शन होता है फ्लेम का वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है, और जो ब्लू वाली होती है वो रिड्यूसिंग फ्लेम होती है, और इसको हम हॉटेस्ट पार्ट कंसीडर करते हैं।
अब देखिए मैंने आपको कहा था कि जब हमने ग्लासी बीड बना लिया उसके बना लेंगे, फिर हमने क्या करना है उसको किसी एलिमेंट यानी कि सॉल्ट के अंदर डिप करना है। तो देखिए जो सॉल्ट के अंदर हम उसको डिप करेंगे वो आपके पास क्रोमियम, मैंगनीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट डिफरेंट है तो वो डिफरेंट कलर्स देते हैं। यहाँ पे देखिए आपने एक एग्जांपल कर लेनी है, कोबाल्ट वाली यहाँ से कर ले कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के साथ जो है अगर हॉट भी है कोल्ड भी है तो ब्लू देता है, रिड्यूसिंग भी अगर हॉट है कोल्ड है तो वो ब्लू कलर देता है। तो ये था हमारा बोरेक्स बीड टेस्ट और ये बोरेक्स है और ये इस तरह से हम इसका बोरेक्स बीड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो अब हम इसकी केमिस्ट्री भी देखते हैं कि किस तरह से ये होता है। तो यहाँ पे देखिए बोरेक्स की केमिस्ट्री किस तरह से है कि पहले Na2B4O7 फ्यूज्ड हो जाता है, डिकम्पोज होता है NaBO2 में यानी कि सोडियम मेटाबोरेट में, और B2O3 यानी कि बोरिक एनहाइड्राइड में ये ब्रेक हो जाता है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो B2O3 बना है यही यहाँ मेन कंपाउंड होता है। B2O3 जो है वो डिफरेंट मेटल्स के साथ, मेटालिक बुरेट्स के साथ मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है और कलर्ड मेटालिक बुरेट्स बनाता है। अब यहाँ देखें हमने ये जो CuO B2O3 है इसका हमने रिएक्शन करवा देना है जी, रिएक्ट करेंगे और ये CuBO2 ट्वाइस जो है बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं, जिसका इसका जो कलर होगा वो ब्लू कलर का होगा। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के साथ, रिड्यूसिंग फ्लेम के साथ उसका हॉट कोल्ड जो भी होगा तो उसमें ब्लू कलर ये देगा। अब हम देखते हैं कुछ यूजेस रह गए हैं इसके बोरेक्स के, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो बोरेक्स को बोरेट ग्लास बनाने के लिए किया जाता है, ये हीट रेजिस्टेंस होते हैं। जिस तरह हम अपने लैब के ग्लास को देखते हैं तो वो भी हीट रेजिस्टेंस होता है, हीट करने से कहीं पर वो डिशेप नहीं हो जाता, टूट नहीं जाता, तो वो हीट रेजिस्टेंस होते हैं। आपने उसे देखा होगा कि किसी चीज़ में गर्म पानी डाल दिया शीशे की चीज़ में वो टूट भी जाती है, तो ये हीट रेजिस्टेंस चीज़ें होती हैं। इसके बाद जो है बोरेक्स को हम सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि वाटर का अगर हार्ड है यानी कि उसके अंदर हैवी मेटल्स प्रेजेंट हैं तो वो ठीक नहीं होता पीने के लिए। आपके लिए बहुत सारी डिजीज़ जो है वो होती हैं, किडनी डिजीज़ होती हैं, फिशेस जो है वो डिस्ट्रॉय होती हैं, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है वाटर को। सॉफ्ट और हॉट वाटर का यहाँ पे बता दूं, सॉफ्ट वाटर ऐसा वाटर होता है जिसके अंदर पानी की झाग अच्छी बनती है यानी कि लेदर अच्छी बनती है, और अगर हार्ड वाटर वो होता है जिसके अंदर लेदर जो है वो कम बनती है। नेक्स्ट है बोरेक्स बीड टेस्ट को हम यूज़ करते हैं बहुत सारे मेटल के केटाइंस को डिटेक्ट करने के लिए। मेटलर्जी है यानी कि वेल्डिंग वगैरह में, मेटलर्जी में हम इसको यूज़ करते हैं, इसकी फ्लेम यूज़ की जाती है। इसके अलावा हम बोरेक्स को वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और टैनिंग और डाइंग में यूज़ करते हैं। टैनिंग होता है कि जो लेदर की सफाई की जाती है, खाल जो है उसको साफ़ करना, उसका कलर जो है वो साफ़ करना, कलर देना, ये सफाई। तो लेदर टैनिंग जो है वो लेदर की सफाई वगैरह के वर्क को कहा जाता है। इसके बाद इसको कॉस्मेटिक में, सॉ में, टेक्सटाइल में, पेंट, मेडिसन, मैच इंडस्ट्री, प्रिजर्वेटिव, बहुत सारे इसको जो है ना ये जगह पे यूज़ किया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको जो सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फेलोज एंड प्लीज़ press the bell icon so you can receive my next video. And thank you so much for sharing your views. If you have any difficulty to understand, you can comment in the comment section. Take care. Allah Hafiz.